Jaipur is recognized as one of the biggest hubs for kurti manufacturing in India. Every month, millions of kurtis are made in Jaipur's industrial areas. Among these makers, a major share of production is done by a brand named Gauriwala. This is not just the story of a brand, this is the story of a mindset. तो विजय जी, मैं तो आपको जानता हूँ, आपकी स्टोरी जानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे लोगों के लिए आप बताएं कि कहाँ से हैं, क्या बिजनेस करते हैं, कितने सालों से हैं, कुछ ऐसे इंस्पिरेशन जो आपको मिली कि आपने इतनी बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना लिया। तो सबसे पहले तो अपना इंट्रो हम थोड़ा सा आपका जानना चाहेंगे। मेरा नाम विजय है, मेरी एज जो है वो 30 ईयर है। जयपुर से लिटरली 30 है या 30 है। ये लोगों को विश्वास नहीं होने वाला। वैसे थोड़े बहुत सफेद बाल भी आ गए हैं तो 30 साल अब लगता है। ग्रे हेयर। हाँ, ग्रे हेयर। ठीक है। तो मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग है ना 10 ईयर तो समझो इस गारमेंट इंडस्ट्री में हो चुके हैं। और बचपन से एक्चुअली हम लोग इस काम में ही थे, यानी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। मेरे फादर के साथ में, ग्रैंडफादर के साथ में हम लोग सीखा करते थे, प्रिंटिंग के बारे में सीखा करते थे जी। इनसे एथिक्स सीखा करते थे कि पिताजी हमारे कैसे काम करते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे स्टाफ से किस तरीके से बिहेव रखते हैं, कैसे टीम से बात करते हैं, किस तरीके से ना व्यापारियों से बात करते हैं, कैसे सप्लायर से बात करते हैं, हम देखा करते थे। तो उनसे हम नेचुरली सीखा करते थे। ऐसा नहीं कि इंटेंशन हमारा ये था कि हम लोग है ना उनसे सीख रहे हैं, बस हम लोग उस एज के अंदर, मैं और मेरा भाई 14 ईयर 17 ईयर में 13 ईयर की एज में हम। पर विजय, एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी आपकी उम्र है 30 साल, आपने स्टार्ट किया 10 साल पहले, मतलब जब आपकी उम्र रही होगी केवल 20 साल, अराउंड 20 साल में तो लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं होती, कॉलेज पूरे नहीं होते, और आपने एक बिजनेस के बारे में कैसे सोचा? एक्चुअली में हम लोग है ना एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग रखते हैं। मेरे ग्रैंडफादर भी बिजनेस में ही थे। हमको लगभग है ना 67 ईयर्स प्लस का समझो कि लेगेसी हो गई, एक लेगेसी फॉलो करते आ रहे हैं। मतलब तो बिजनेस पहला है, पहले से चलता आ रहा है। तो बिजनेस करना हम लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि भाई है ना कोई पहाड़ तोड़ने से कोई काम है, बट हमारे ब्लड में ही था। भाई मैं देखो बाई कास्ट सिंधी हूँ, तो हमारे ब्लड में ही समझो, मतलब खून में धंधा। हाँ, खून में धंधा। हमारे अगर इंजेक्शन लगा के चेक करोगे ना तो उसके अंदर ये ब्लड नहीं निकलेगा, पी निकलेगी, धंधा और पैसा निकलेगा, पी निकलेगी सीधा ऐसा। हाँ, बैलेंस शीट निकलेगी, ये निकलेगा भाई क्या हो रहा है, भाई क्या माल जाना है क्या नहीं जाना, यही निकलेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोगों के लिए ये करना है ना बड़ा मुश्किल नहीं था। ठीक है। और 12th ईयर पास होने के बाद में ही तुरंत काम में डेडिकेटेड लग गए थे हम लोग। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, जब आपने 10 साल पहले स्टार्ट किया, तब आपकी फैक्ट्री में या आपके पिताजी के साथ या दादाजी के साथ कितने लोग काम करते थे? उस टाइम पे हम लोग का जो प्रिंटिंग का सेटअप था, मतलब है ना टेबल्स का चलता था। उस टाइम पे 2 टेबल का दौर था, जो मोम की टेबल होती है उसमें स्क्रीन का ऐसा दौर था उस टाइम पे। बाद में मशीनरी वगैरह हुई थी। तो लगभग 10 साल पहले हम लोगों के पास में प्रिंटिंग के कारीगर वगैरह सब मिला के अराउंड 15 से लेके 20 से 25 लगभग लोग थे। और 1 मिनट, और अभी 2026 में अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें, अगर देखो अराउंड मैं कल ही HR साहब के साथ बैठा था तो मैंने चेक कराया था कि टोटल कितने सब होंगे, तो लगभग 2500 प्लस के लगभग ना टीम हमारे पास में पूरी काम कर रही है। मतलब आप देख रहे हैं 15 एम्प्लॉयज से स्टार्ट किया है और 2500 तक के एम्प्लॉयज अभी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपके ब्रांड का क्या नाम है? हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, बेसिकली हमारा जो सेटअप है वो बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। हम लोग जो ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े बड़े होलसेलर जो होते हैं, जो यानी कि जयपुर के टॉप होलसेलर, बॉम्बे के टॉप होलसेलर, अहमदाबाद के टॉप होलसेलर, ऐसे हर सिटीज़ के टॉप मोस्ट होलसेलर जो होते हैं और जो शिपमेंट वाइज काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट डील करते हैं, हम उनको माल बना के देते हैं। मतलब एक सीधी भाषा में बात कहूँ तो एक ब्रांड की बैकबोन का आप काम करते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री, चाहे कोई सा भी बड़ा ब्रांड हो। बिल्कुल। तो इनके लिए काम करते हैं और हमारी ब्रांड का नाम है गौरीवाला। गौरीवाला। तो विजय, हम पहले तो आपके बारे में ये पूछना चाहते हैं कि एजुकेशन, जो शिक्षा हुई, वो कहाँ से हुई आपकी? उस टाइम पे हम लोग है ना सांगानेर जयपुर में रहा करते थे, अभी वहीं रहते हैं। तो शिक्षा जो हमारी स्कूलिंग जो मेरी हुई थी वो हमारे सांगानेर में ही एक स्कूल है, रेगुलर स्कूल है, तो उसी में ही हमारी स्टडी हुई थी, मेरे और मेरे भाई की, हमारी पूरी फैमिली की, जो पूरे हमारा सिबलिंग्स जो हम 3 भाई बहन हैं, तो सांगानेर में हुई थी। 12th तक हमने स्टडी करी है। उसके बाद में हम लोग सीधा काम के अंदर लौट आए थे। मतलब कॉलेज नहीं गए? नहीं, कॉलेज नहीं गए। तो जो बिजनेस की, जो धंधे की गणित है,
वो आपने पिताजी और दादाजी से सीखी मतलब? हाँ, हम लोग ने जब स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ आपको तो हम लोग है ना मेरे दादाजी के साथ में हम जाया करते थे, मैं और मेरा भाई स्कूटर में बैठ के जाया करते थे। मतलब मैं आगे बैठता था स्कूटर में और मेरा भाई जो है पंकज वो पीछे बैठता था, और हमारे दादाजी हमारे को लेके जाते थे घर से फैक्ट्री पे डेली, मतलब है ना रोज ले जाते थे। और हमारे को मतलब वहाँ पे हम खेलते भी थे, सीखते भी थे, मतलब इंजॉय करते थे लाइफ को। मतलब वो तो जो वो- माहौल है जो काम करने का, हाँ, वो फन- खेलते खेलते आपने सीख लिया। हाँ, वो फन के साथ में हम लोगों को लर्निंग होती गई, लर्निंग बाद में हमारे लिए बिजनेस बन गया, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता गया। और देखिए एक मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं पर्सनल क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा हूँ हाँ कि 20 साल की उम्र में हाँ एक नॉर्मल जो एक यंग एज की जो यंग एज होती है उसमें जो इंसान होता है उसको ये पता नहीं रहता उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपने जो अभी जो कुर्तियों का बिजनेस है आपने बताया गौरी वाला, हाँ तो बिजनेस और भी हैं। हाँ आप कोई फर्नीचर का बिजनेस कर सकते थे, आप कोई दूसरा बिजनेस कर सकते थे, कोई दूसरी फैक्ट्री खोल सकते थे, या आपने कुर्ती का ही क्यों बिजनेस खोला? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कहते हैं कि भाई वैसे तो मुझे ये बात है ना अब समझ में आई है, बट एक बहुत पुराना कोट ये है कि जिस चीज़ के अंदर नॉलेज है ना उस चीज़ को ही अपना संसार बनाना चाहिए। जी। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें नॉलेज अपने प्रिंटिंग की थी, कपड़े की नॉलेज थी शुरू से। बेसिकली स्टार्टिंग से ही कपड़ा 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 ही देखा था हम लोगों ने, दूसरी कुछ देखी नहीं थी हम लोगों ने ना। तो हम लोगों के लिए सबसे ईजीएस्ट जो अप्रोचेबल जो था ना हमारे लिए वो था गारमेंट इंडस्ट्री, यानी कि कुर्तीज़ की इंडस्ट्री जी। जो कि उस टाइम पे वेरी वेरी मच एक्सीलेंट बूम पे थी। ठीक है ना। आज टचवुड भगवान की कृपा से है ना वी आर डूइंग सो मच एक्सीलेंट, बट उस टाइम पे हमारे लिए वो इंडस्ट्री मोस्ट ईजी अप्रोचेबल थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने एक मशीन से स्टार्ट किया। उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन भी प्रॉपर नहीं थी, इवन मोबाइल में रिचार्ज कराने के पैसे हुआ नहीं करते थे, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं हुआ करते थे। बट फिर भी हम लोगों ने एक मशीन कैसे न कैसे करके लगा ली, उसमें सैम्पलिंग स्टार्ट करी पहले, उसके बाद में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हम लोग। एक चीज होती है हर किसी के लाइफ में, जब इंसान सफलता की तरफ जाता है, सक्सेस की तरफ जाता है, तो आपकी लाइफ में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आपको भी लगा कि यार मुझे अब सक्सेस चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये 2 या 5 मशीन से मुझे 100 के ऊपर जाना है, 100 से 500 और 500 से मुझे और आगे जाना है, मुझे देश दुनिया तक जाना है, वो कौन सा पॉइंट था? देखो मैं बड़ा सिंपली लैंग्वेज में बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि है ना जब मेरी एज उस टाइम पे 19 या 20 के आसपास मेरी एज थी, 19 एज थी मेरी उस टाइम पे। तो हमने एक मशीन पे हम लोगों ने लगभग 15-20 सैंपल बनाए थे। ठीक है ना। तो 19 ईयर के अंदर मैं कभी जयपुर के बाहर गया ही नहीं था, समझो एक तरीके से, कभी जयपुर के बाहर नहीं गया था। तो उस टाइम पे 15 से 20 सैंपल जो बनाए थे, तो मुझे लगा कि है ना मुंबई के अंदर इसकी मंडी है। अच्छा। ऐसा मतलब मैं उस टाइम पे थोड़ा मोबाइल फ्रेंडली पर्सन था भाई, देखता था कि भाई कहाँ ज़्यादा कुर्तियाँ बिकती है, वेयर इज़ द मोस्ट होलसेलर ऑफ कुर्तीज़ एंड ऑल इन इंडिया। हाँ इन इंडिया। तो फिर मैं ना देखा करता, तो मैं मोबाइल के अंदर मैंने चेक किया तो मुंबई ज़्यादा बिकती है, मुंबई में। तो है ना मतलब मैं मुंबई चला गया। ठीक है। ठीक है, मुंबई चला गया तो वहाँ पर है ना मुझे बेसिकली है ना कोई आइडिया नहीं था कि कैसे लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। कुछ आपको डिफरेंट नहीं लगा कि जयपुर का लड़का मुंबई में चला गया और कुछ नहीं जानता मुंबई के बारे में? एक्चुअली में बड़ा इसके पीछे भी एक राज ये है कि है ना मैं कुछ नहीं जानता था इसलिए मैं चला गया, है ना। घर वालों से परमिशन लेके गए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरे फादर की तारीफ है कि मुझे उन्होंने भेज दिया। वो चाहते थे कि लड़का कुछ कर ले, बढ़िया कर ले, तो वो उन्होंने मुझे प्रेज़ किया आगे कि भाई है ना जा तू जा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होगी तो फ़ोन कर देना। मैं उस टाइम में मुंबई पहुंच गया तो मेरे लिए बड़ा नया शहर था, नए लोग, नई जगह। हाँ, इतनी पब्लिक थी है ना। और मुझे होटल लेना आता था ना मुझे पता नहीं था कि भाई कैसे लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे टैक्सी पकड़ी जाती है, फिर उसके बाद में कैसे कैसे मतलब मार्केट घूमना है, नथिंग कोई आइडिया। यहाँ पे तो खुद का स्कूटर था, तो खुद का स्कूटर था, तो कहीं पे भी चलो दादाजी के पीछे बैठ के या खुद चलो। वहाँ पे कोई स्कूटर नहीं है, वहाँ पे सारा शहर अजनबी। हाँ सर बिल्कुल अजनबी। तो बिल्कुल नया था, मैं भी नया लड़का था, दाढ़ी मूछ भी मेरी आती नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं चला गया, पहुँच गया वहाँ पे, और फिर वहीं पर ही घाट के ऊपर के सामने एक है ना मतलब पेइंग गेस्ट हाउस जो होता है, मतलब जिसमें डॉर्मेट्री टाइप का 4-5 बेड एक में ही लगे रहते हैं। 4-5 बेड जो लगे होते हैं, उसमें शेयरिंग वाले के अंदर में रुक गया मैंने। हाँ मतलब कोई 200 रुपये 300 रुपये कोई पर डे का किराया था, तो उसके अंदर रुक गया मैं। तो फिर है ना वहीं से ही है ना आगे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने चेक किया वहीं पर कि भाई कहाँ पर मैं है ना दिखा सकता हूँ सैंपल्स को। सबसे पहले मुंबई में किस इंसान से मिले जिसने आपको आगे का रास्ता दिखाया?
मैं एक्चुअली में है ना बताना चाहता हूँ आपको। मैं सबसे पहले है ना मैं दादर गया था। दादर। हाँ बिल्कुल दादर गया था। दादर के अंदर मैंने है ना एक व्यापारी से मिला था मैं। तो मतलब बड़ी कोइंसिडेंट की बात है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई मतलब बड़े ना शिद्दत से चाहो तो है ना पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश में लग करती है। जाती हाँ। है। तो मतलब मेरे लिए सारे सपोर्टर ही मिल रहे थे मुझे। तो मुझे ना जो भी व्यापारी मिला उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया कि भाई सैंपल बहुत अच्छे हैं आपके, बढ़िया हैं। तो आप सैंपल लेके गए थे जयपुर हाँ से? मैं सैंपल लेकर गया था वहाँ पे, और कुछ 15 से 20 सैंपल कुछ होंगे, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब मेरे लिए पहली बात तो नए सैंपल बना लेना, उसके बाद में ना कस्टमरों को दिखाना, ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मतलब मैं इवन समझता भी नहीं था गारमेंट के बारे में इतना, और सीधा सैंपल बना देना, उसके बाद में फिर सीधा है ना व्यापारियों को दिखाना, ये बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट बन गया। भाई 7 से 8 दिन में वहाँ रहा था मुंबई में। अच्छा। तो फिर लास्ट में तो है ना 7वें 8वें दिन तो समझो कि घर वालों की याद आने लग गई। मतलब मैं वहीं रोने पर लग गया था। मेरे भाई को मैंने बोला कि भाई तत्काल की ट्रेन की टिकट करा दो तो मैं आऊँ घर पे, है ना। तो जब आप मुंबई से जयपुर वापस लौटे, हाँ। तो कुछ ऑर्डर आपके हाथ में थे या खाली हाथ लौटे? मैं वहाँ से ऑर्डर कुछ भी लेके नहीं आया था। मैं वहाँ से सिर्फ करेज लेके आया था और हिम्मत लेके आया था, है ना। वहाँ से मुझे हिम्मत मिली और साहस मिला मुझे कि भाई अपन कुछ कर सकते हैं। मतलब उस टाइम पे मैं भोला भाला सा ना समझ सा लड़का, Obvious सी बात है। हाँ बिल्कुल, जो समझता भी नहीं था, ना धंधे की गणित समझता था कि भाई क्या कैसे बात करते हैं क्या करते हैं। बस पापा से, फादर से, मदर से संस्कार सीखा हमने, जो सीखा है ना। बट आपकी एक अच्छी बात है कि आपके अंदर जो एक जील होती है, एक जुनून होता है, एक चिंगारी होती है, वो आपके अंदर बचपन से ही आपके दादाजी ने वो डाली है। और एक परिवार का सपोर्ट सेकेंडरी आपको मिला है, बट खुद के अंदर तब तक उत्साह नहीं होता, जील नहीं होता किसी काम करने की, तो आदमी वैसे भी नहीं कर पाता है। बट इसमें खुद का भी इनिशिएटिव आपका रहा है, तो ये बात काफी, मतलब जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, अभी ऑडियंस हमारी देख रही है, वो भी इस चीज से मोटिवेट हो सकती है। मतलब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम लोग है ना कम उम्र के अंदर काम करते हैं, यानी कि जो अपनी जो 19, 18, 20 के एज में जो काम करते हैं, उस टाइम के अंदर हम लोगों के अंदर एक जोश, जुनून और करेज जो बोलते हैं कुछ कर दिखाना है, देश का नाम रोशन करना है, ये एक भावना होती है। लेकिन है ना सिस्टम को नहीं समझते, यानी कि है ना ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, वैसा कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि फ़ायदा और नुकसान नहीं देखता है। हाँ। ठीक है ना, बस करने की सोचता है। तो विजय, जब आप बॉम्बे से जयपुर आए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या टर्निंग पॉइंट वापस आपकी लाइफ में आया कि आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, बिजनेस ग्रो कर गया? तो क्या वो चीज़ें थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं मुंबई से आया था, मतलब है ना दुनिया बदल चुकी थी। ओके। हाँ, उस टाइम पे हम लोग 2 मशीन पे काम कर रहे थे और हमारा विज़न क्लियर हो चुका था। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम, मतलब मैं ऑर्डर नहीं लेके आया था, मैं वहाँ से साहस लेके आया था, करेज लेके आया था, एक कि कर सकते हैं अपन। एक मार्केट नॉलेज आप लेकर आए थे। मार्केट नॉलेज, एक नेटवर्किंग करके आए थे कि भाई हो जाएगा। वहाँ से लोगों से मिले, बातें करी, सैम्पलिंग का अप्रूवल लिया कि क्या हम अच्छा बना रहे नहीं बना रहे, हमारा जो फैशन गारमेंट जो है हम लोगों का वो मार्केट फिट है कि नहीं, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से मुझे सैंपलों को दिखाना है। किसी से कोई नॉलेज नहीं थी, बट एक मन में सिर्फ इतनी सी बात थी कि नहीं यार करना है, करना है, करना है ना। करना है तो करना ही है, करना है तो करना है। तो बस यही बात दिमाग में थी और उसी बात को ही दिमाग में लेकर मुंबई चला गया। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि भाई वहाँ जाके क्या करूँगा, कैसे सैंपल दिखाऊंगा, कैसे बातें करूँगा, नथिंग। मेरे हिसाब से आपकी डेस्टिनी ही आपको वहाँ पे लेके गई। बिल्कुल, मतलब वहाँ से मतलब एक हिम्मत मिल गई, है ना, वहाँ से हिम्मत मिल गई। और कई बार क्या होता है आज की जनरेशन के अंदर, लोग बागों को फटाफट चाहिए सब कुछ, बिल्कुल एक शॉर्ट में सक्सेस चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस चीज़ को सक्सेस पा सकते हैं। वी हैव टू मेंटेन और फॉलो सर्टेन पाथ फॉर सक्सेस। इसके अंदर है ना अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं, मतलब उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमें ना हिम्मत दी कि भाई है ना हो सकता है, जाओ, मतलब करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन्होंने पुश ही किया हमें, तो ये बड़ा हौसला देने वाली बात है। मतलब ये बहुत सारे पेरेंट्स अगर इस चीज़ को सुन पा रहे हैं तो है ना, मैं उनको बात बोलूँगा कि एक बार अपने बच्चों पे विश्वास करो। अगर वो सही पाथ पे हैं जी, तो उन पे विश्वास करो और उनको हिम्मत दो और बच्चों को कुछ ना कुछ करने दो। और आज की डेट में बच्चों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पेरेंट्स का विश्वास कभी नहीं तोड़ना है।
वो आपका भला ही चाहते हैं एट द एंड, चाहे वो आपकी 19 साल की उम्र हो, 20 साल की उम्र हो, जब आप 50 साल के हो जाएंगे तो भी आपके पेरेंट्स आपका अच्छा ही चाहते हैं, तो उनका विश्वास भी नहीं तोड़ना है। बट मेरा थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है कि पहले की जो जनरेशन थी अपने, जैसे अपने माता जी पिताजी हैं, मदर फादर हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्क लेने में डरते नहीं थे। बट आज का जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को कहीं भेजने से या अकेले भेजने से या बिजनेस में डालने से थोड़ा बहुत उसको लगता है कि यार रिस्क हो जाएगा, या थोड़ा सा पैम्परिंग, एक फैमिली पैम्परिंग ज्यादा होती है उसके अंदर। एक क्वेश्चन और है, जैसे ये रही आपकी फैमिली सपोर्ट की बात, आपके टर्निंग पॉइंट की बात। एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ हो गए फ्रेंड्स हो गए, एक तरफ जो और लोग भी हैं जो आपके बिजनेस में काम करते हैं, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके डीलर हो, चाहे होलसेलर हो, उनका कैसा रिएक्शन था तब आपको मतलब सक्सेस मिलने लगी थी? हाँ, देखो क्या होता है ना कि जब इनिशियल डेज़ के अंदर है ना अचीवमेंट्स मिलने लगी, है ना सक्सेस मिलने लगी, मैं सक्सेस नहीं बोलूँगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ने मतलब लगी। हम कहेंगे हम सफ़र कर रहे हैं हम लोग, अपना एक है ना एक हम रास्ता जर्नी में हैं हम लोग, हम जर्नी कहेंगे, अपन success लोग नहीं जोड़ते कहेंगे जा इसको। रहे हैं और आगे हाँ, बढ़ते जा रहे हाँ, हैं। बस जुड़ते जा रहे हैं हम लोग, सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे इस बात को कि भाई ठीक है हमारी जर्नी ही है, हम अपनी जर्नी इस तरीके से निकाल रहे हैं, अपन यूँ कहेंगे। हाँ, तो अपनी जर्नी थोड़ी बेटर होने लगी, तो उस दौरान बहुत सारे है ना जो हमारे क्लाइंट्स थे वो भी बहुत खुश होते थे कि यार कोई चलो नया एक यंग एंटरप्रेन्योर आया है, कोई इंडस्ट्री के अंदर, मतलब मोस्टली मतलब है ना, हालांकि इंडस्ट्री बड़े लोगों ने एक चलाई है। यंग ब्लड नया मतलब कोई मार्केट में आया है, तो नया- कुछ ना कुछ तो धमाल मचने वाला है। हाँ, तो फिर है ना मतलब व्यापारीज ने, सप्लायर ने, उन्हें बड़ी खुशी होती थी उनको। एक थिंकिंग मैच कर जाती थी आपकी, मतलब जैसे बहुत कि मुश्किल होता था, कि एक मतलब 50 साल के आदमी से या इंसान से या डीलर से आप डील कर रहे हैं और आपकी उस वक्त उम्र 25 या 30 साल रही होगी, तो मुझे मतलब उस टाइम क्या पे चैलेंजेस आते थे उनसे बातों को समझाने में? एक नया लड़का मार्केट में आया, उसकी डिजाइन नहीं होगी, उसका सोचने का थिंकिंग प्रोसेस एकदम न्यू जनरेशन का होगा, और सामने वाले को समझाना है। देखो स्टार्टिंग में देखो ऑब्वियसली जो कस्टमर है ऑलवेज रेस्पेक्ट उनके लिए हमारे लिए हमेशा रहेगी, और अभी भी मतलब हम लोग हैं जो भी है, ऑब्वियसली हमारे जो पुराने क्लाइंट है, जो आज भी हमारे वही क्लाइंट है, उन्हीं से ही हम जो भी है। तो स्टार्टिंग में हमें क्लाइंट बोलते थे, मुझे बोलते थे कि भाई पापा को बुलाओ, तब जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना होता था कि पापा को बुलाओ, आप ऐसे बुलाते थे, तो लेकिन मैं बोलता था कि मैं ही देखता हूँ, मुझे बताओ आप। तो ऐसा स्टार्टिंग में होता था, तो वो उनको लगता था कि अच्छा आप भी देखते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं ही देखता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि क्या तो फिर वो धीरे धीरे बातचीत कर करके वो उनको विश्वास और ना उनको चीज़ें पता पड़ने लगे कि हाँ यही डिसीजन मेकर है, यही सब कुछ देखता है, ऑल एंड सोल यही है, तो फिर वो धीरे धीरे विश्वास बनने लगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता था। वो भी मुझे बहुत म्यूचुअली है ना एक बच्चे की तरह मुझे ट्रीट करते थे, और ना और मेरे लिए भी रेस्पेक्टफुल थे, तो अच्छी कम्युनिकेशन चली और फिर बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। आज की डेट में वही कस्टमर हमारे लिए पिलर्स है। तो मुझे बताओ, एक फ्रेंड्स का भी रोल होता है हर आपके अप्स एंड डाउन्स में, आपके करियर के अंदर। तो आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्होंने आपका साथ दिया या आपसे मुंह मोड़, मतलब कुछ तो ऐसी स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ। देखो है ना मेरे जो फ्रेंड्स रहे हैं स्टार्टिंग से, वो मेरे स्कूल वाले ही दोस्त हैं। अच्छा। आज भी मेरे वही दोस्त हैं, हम लोग बड़े सिंपल लाइफ वाले दोस्त हैं सारे के सारे। तो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था काम, तो मैं सीरियसली बताऊं तो उस टाइम पे तो हम रोज़ मिला करते थे जब चालू किया था, लेकिन उसके बाद मैं काम में इतना इन्वॉल्व हो चुका था मैं कि है ना लगभग 3-4 साल तक तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाया था। तो दोस्तों को लगा कि यार विजय में घमंड आ गया है, हाँ बिल्कुल, वो आपस में बात करते बड़ा थे, आदमी बन गया विजय। हाँ गॉसिप करते थे, गॉसिप होती है। हाँ, आपस में गॉसिप करते थे कि यार ये तो सेठ आदमी बन गया है, हाँ। इसको टाइम नहीं है, ऐसे ऐसे मतलब बातचीतें करते थे वो। बट फिर वो इवेंचुअली फिर वो लास्ट में फिर है ना 2-5 साल बाद में फिर मैं उनके पास में बातचीत करना शुरू हुई, और फिर वापस से वही फ्रेंड जोन सर्कल हमारा वापस से रिबाउंड हो चुका है, और हम लोग फिर से अभी हम लोग ना बातचीत करते हैं। तो ऐसा है, मतलब वो अभी मतलब ऐसा नहीं है, दोस्तों में देखो आज भी देखो वो चड्डी बड्डी वाली बातें चलती है और वो दोस्ती बना चलते रहता है, मतलब ऐसा है। ये कोर बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत चीजें मुझे आप बताओ, कैसे क्या आने वाले टाइम में कुर्ती बिजनेस का क्या आगे मार्केट होगा, और मतलब कुर्ती बिजनेस में आपने कितनी चीजें वैरायटी और रख रखी है? 2500 मशीनें एक साथ चलती हैं, लाखों कुर्तियां बनती है, मतलब अगर महीने का एक फिगर पकड़े कि 2-2.5 लाख के करीब कुर्तियां बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या थॉट प्रोसेस है, मतलब एक जनरल बड़े भाई की तरह मुझे आप बताओ। मैं आपको बताता हूँ, देखो अपनी इंडस्ट्री जो है ना पिछले 10 सालों के अंदर लगभग 10 से लेके 15% की स्पीड से हर साल ग्रोथ कर रही है।
15% की स्पीड से हर साल ग्रो भी कर रही है कुर्ती इंडस्ट्री। 10 to 15 है, मतलब उसमें बीच में कोरोना भी है, सब चीज़ 10 to 15% है ना, हर साल ग्रोथ कर रही है। और आप अगर चार्ट उठा के देखेंगे ना, तो आने वाले 20 सालों के अंदर ये इंडस्ट्री कहीं रुकने वाली नहीं है। देखो, कपड़े, रोटी कपड़ा मकान, अपन कपड़े का काम कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री कभी फेल नहीं हो सकती। नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है कुर्ती। फैशन चेंज हो सकता है। पहले अपन प्लाजो सेट बोलते थे, तो उसको कोट सेट बोलने लग गए, ठीक है। पहले अनिश्चित चलता था, अभी रेडीमेड चलने लग गया है। बस चलेगा कपड़ा, ठीक है। बट बस हमें ट्रेंड बदलेगा, स्टाइल बदलेगा, फैशन बदलेगा। आप जैसा मार्केट डिमांड करेगा आपसे, आप वैसा कपड़ा बना के मार्केट में दे दो, दे सकते हैं। बिल्कुल, हम अपना काम है फैशन के हिसाब से चलना, जो आज की ट्रेंड में चल रहा है, जो आज के सिनेरियो में चल रहा है, जो फैशन इंडस्ट्री मांग रही है, हमें ऑन टाइम डिलीवरी करना है, तो अपना काम हमेशा ग्रोथ में ही रहेगा। मार्केट समझो कि है ना, इंडस्ट्री ऑलमोस्ट है ना 10 to 15% ग्रोथ पे रही है, लेकिन हम लोगों ने पिछले 10 सालों के अंदर समझो कि अभी अपन जैसे बात भी कर रहे थे, एक मशीन से लेके लगभग 2,500 मशीन, मतलब 2,500 मतलब टीम अपनी हो चुकी है। तो अपन ये बात करें तो मशीन अपनी लगभग 1200-1400 के आसपास मशीनें होंगी। तो ये अपना रहा है। विजय, एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि इतने सालों से कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, नेशनल मार्केट भी कर रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट भी कर रहे हो, लोकल मार्केट भी कर रहे हो, तो जो कस्टमर आपके साथ लगभग 10 से 15 सालों से जुड़ा है, उनको कैसे अभी तक आपने पकड़े रखा है? उनसे अभी भी कैसा धंधा ले रहे हो आप, अगर देसी भाषा में बात करूँ तो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जो कस्टमर हमारे फर्स्ट डे थे ना, वो कस्टमर हमारे आज भी हैं, है ना। ये इसका मेन रीज़न क्या है कि देखो, बिजनेस में क्या है, सिंपल सर एक लॉजिक है, सर्विस, क्वालिटी एंड डिलीवरी। हम फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारी सर्विस के अंदर कमी होती भी है तो हमें कस्टमर सुधार कराता है, आती है प्रॉब्लम्स आती है, हम उसे सॉल्व करते हैं। और क्वालिटी यानी कि डिज़ाइनिंग, हम लोग डिज़ाइनिंग उनको हर बार नया देते जा रहे हैं, और उनके मार्केट के फिट के हिसाब से है, उनकी शॉप पे वो सेलेबल है। एक तो ये हो गया, और ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है। मतलब बेसिकली आज हम लोग जो हमारे पुराने कस्टमर थे और हमारे जो आज जो कस्टमर है, हम उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी जो डिमांड है, उसको हम सप्लाई कर पा रहे हैं। वापस क्यों रहे यार? मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। अच्छा, जैसे नए बायर आ रहे हैं, तो उनको कैसे आप मतलब टैकल करते हो कि हमारे पास ये माल है और इतने देश में तुम्हारा ये माल जाता है, यहाँ पर ये चलता है, तो उसको कुछ पिच भी तो करते होंगे आप कि यार नहीं, आप इसको चीज़ को खरीदोगे, हमारे पास बेस्ट है। कुछ ऐसा मतलब उसको फैक्ट्री विजिट कराते हो, नया बायर जब आता है उसको कपड़ा दिखाते हो, कुछ ऐसा? बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है, हम लोग है ना, नए कस्टमर्स जो होते हैं ना, हम लोग ना जल्दी हम लोग नए कस्टमर एंटर नहीं करते हैं। बिकॉज क्या है कि हम लोगों का जो सेटअप है ना, वो फैक्ट्री सेटअप है। वी आर नॉट अ ट्रेडर, ओके, ठीक है ना, कि भाई हमने यहाँ से माल लेके हमने आगे देना, ऐसा नहीं है। हम लोग का फैक्ट्री सेटअप है। अगर हमारे पास में करंटली अगर 6,000 पीस पर डे देने की सेटिंग है, तो हम 6,000 पीस के ही हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है। हम लोग नए क्लाइंट हम तभी ऐड करते हैं जब हमारे पास में सेटअप एक तो एड ऑन हो, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा सिस्टम है, उसके अंदर फिट होना चाहिए। जो हमारे कस्टमर जो है ना, एंट्री पॉइंट्स जो है ना, वो सिंपल से ये है कि वो कस्टमर जो है वो बेसिकली होलसेलर हो, और आसपास में या उस मंडी में या उस शहर के अंदर हम दूसरे ऑलरेडी किसी बायर को न दे रहे हो माल। अच्छा। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लाजपत नगर में अगर एक क्लाइंट को अगर माल दे रहा हूँ, तो मैं एक को ही देता हूँ, दूसरे क्लाइंट को नहीं देता हूँ माल, क्योंकि वो मोनोपोली है। उस मार्केट में मान लो लक्ष्मी वो आपके नगर, बिजनेस की मोनोपोली होगी कि मुझे अगर एक बायर को एंटरटेन कर रहा हूँ मैं एक जगह से, तो दूसरे को ना करूँ। जैसे मान लो सफल 3 में के अंदर अहमदाबाद में मार्केट है, मान लो सफल 3 मार्केट है, सफल 3 में अगर मैं एक होलसेलर को दे रहा हूँ, तो मैं दूसरे होलसेलर को नहीं देता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है, या इसमें यूएसपी मान लो, मतलब है ना, आज हम लोग है ना इसलिए सस्टेन कर पा रहे हैं बिकॉज हम लोग कस्टमर की जो नीड है कि भाई उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो प्रॉफिट तभी मिलेगा जब हम उसको मोनोपोली देंगे। इससे एक फायदा भी होगा ना इंडस्ट्री में, मोनोपोली क्रिएट हो गई, मोनोपोली होगी, एक डिजाइन आपके पास कस्टमर के पास डिफरेंट पहुंचेगा, एक जैसा डिजाइन मार्केट में नहीं जाएगा, मार्केट नहीं जाएगा, और जाएगा तो एक ही जगह से जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा क्या, अगर मैं अगर एक ही मार्केट में अगर 2 लोगों को दे दूंगा या 3 लोगों को दे दूंगा, तो आपस में रेट्स का क्लैश होता है, जी, ठीक है। तो उसमें वो तीनों लोग अपना मार्जिन भी ले नहीं पाते हैं, प्रॉफिट भी ले नहीं पाते हैं,
तो बेसिकली फंडा ये है कि एक मार्केट के अंदर एक ही व्यक्ति को दो, एक ही बायर को दो, जिससे वो भी अपना धंधा बना पाए और हमें भी धंधा बनाने दें। मैं जयपुर से हूँ, हाँ। आप भी जयपुर से हैं, तो हम जयपुर के कुर्ती मार्केट को आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हैं? देखो मैं बताऊं, कुर्ती की शुरुआत जयपुर कुर्ती से हुई थी। यानी कि जयपुर की जो सांगानेरी प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है, इन्हों से शुरुआत हुई थी ये। तो ये जो मार्केट है शुरुआत जयपुर से हुआ है, ठीक है। तो जयपुर की जो कुर्तीज़ हैं ये आज की डेट में वर्ल्ड वाइड है, ठीक है ना। मतलब इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मतलब संस्कृति में बसा हुआ है। और पहुंचाने वाले आप ही हो। मतलब बिल्कुल हम भी हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे साथी बहुत भी सारे हैं लोग जिन्होंने बहुत मेहनत करी हुई है, जो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन करके छाप रहे हैं, उसको माल बेच रहे हैं, बना रहे हैं। तो सबकी मेहनत है। देखो इंडस्ट्री एक व्यक्ति से नहीं बनती है, इसके लिए हज़ारों लाखों लोगों को लगना पड़ता है, टीम बनती है, तब जाके देखो देश बनता है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जयपुर की जो कुर्तीज़ हैं वो वर्ल्ड वाइड है, और आने वाले टाइम के अंदर ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते जाएगी और कहीं नहीं रुकेगी। और एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप इंस्टाग्राम का ट्रेंड है आजकल, बनाने वाले आप हैं, लोग पहनने वाले हैं, जो भी फीमेल मतलब अलग अलग टाइप से फैशन करते हैं आजकल, तो उनकी कंटेंट देख के भी आपको ये दिमाग में आता है कि मुझे ये डिज़ाइन भी अप्लाई करना चाहिए अपने ब्रांड के अंदर, गौरीवाला के अंदर? देखो क्या होता है ना कि पूरे वर्ल्ड जो संसार है ना, इंस्पिरेशन पे चल रहा है जी, ठीक है ना। पूरी दुनिया इंस्पिरेशन पे चल रही है। मतलब है ना, अगर पहले कोई अगर मान लो किसी ने गारमेंट बनाया है, ठीक है, तो वो गारमेंट किसी ने इंस्पायर होकर बना लिया, फिर हमने बना लिया, तो ये इंस्पिरेशन की दुनिया है ना। ये करना कोई बुरी बात नहीं है, ये करना चाहिए। ये मार्केट को बड़ा करती है और साथ में अपने व्यापार को बड़ा करती है और कस्टमर के व्यापार को बड़ा करती है। तो इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। कॉपी मत कीजिए, सेम कॉपी मत कीजिए, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट जैसे मान लो कि ना मार्केट में मतलब लिटरली खूब मतलब लिटरली लोग रच के कॉपी करते हैं, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि कॉपी मत करो, थोड़ा इंस्पिरेशन लो। इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सेम लोग बना देते हैं, फिर उसको कम रेट में उतारते हैं, तो वो अब उनका पर्सपेक्टिव है। बट ठीक है, चल रहा है। ये भी इंडस्ट्री है एक तरीके की, कॉपी वाली भी एक इंडस्ट्री, ये भी चल रही है साइड बाय साइड, और क्रिएटरों की लाइफ भी चल रही है, तो तभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है जी। भैया ऐसा होता है ना कि अपने कोई फेलियर के बारे में बात नहीं करता, बट मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा आपका फेलियर आपको याद आ रहा हो, कि कोई फेलियर के बारे में बात करो, वही इंसिडेंट आपको याद आता हो? मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया। ये 2016 की बात है, 2016 एंडिंग या 17 के स्टार्टिंग की बात होगी ये। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब काम स्टार्ट किया था गारमेंट का, तो उस टाइम पे क्या है कि इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, ठीक है। हम लोग है ना बस काम कर रहे थे, सिलाई करते थे और आगे सप्लाई करते थे, लेकिन हमें प्रोसेस नहीं मालूम था। हर चीज़ का एक प्रोसेस सिस्टम होता है कि भाई आपको ना डिज़ाइनर भी रखनी होती है, भाई डिज़ाइनिंग क्रिएट करने के लिए। भाई आप कब तक खुद डिज़ाइन करते रहोगे सब काम? आपको अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, आपको पैकिंग का कुछ डिपार्टमेंट, आपको HR वाला सेक्शन रखना पड़ता है, बिल्कुल कटिंग करना पड़ता है। तो हम लोगों के पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, हम लोग बिल्कुल जीरो हो चुके थे। तो फिर है ना हम लोग है ना बस बिना प्रोसेस के वर्किंग करते थे, बिना प्रोसेस के चल रहा है, बिना प्रोसेस वर्किंग कर रहे थे। कोई भी डिजाइन कर रहा है, कोई भी मतलब सिलाई वाले सिलाई कर रहे हैं। हाँ बस ठीक है, मतलब वो भाई मैंने कोई स्केच करी, भाई बनाया कर दिया, और उसको भाई ठीक है इसको काट देना, सिल देना, ऐसे कर देते थे ना, ठीक है। हम लोग का वो हार्ड वर्क था, बट स्मार्ट वर्क भी करना था। हाँ। तो हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पास तो डिजाइनर ही नहीं है। अच्छा। हाँ, डिजाइनर नहीं है हमारे में, QC टीम नहीं है हमारे पास, हमारे चेकर नहीं है हमारे पास में। तो जब हम लोगों का माल समझो जा रहा था कस्टमर तक, तो कस्टमरों ने लिटरली हमें गालियां दी कि भाई ये क्या है, ये क्या माल बनाया है, फटा आ रहा है, कटा आ रहा है, तुम कुछ देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कुछ है कि नहीं है इसके अंदर, भाई कुछ मतलब तैयारी करनी नहीं करनी, या फेल होना है आप लोग। डर लगा था उस वक्त? देखो लिटरली उस टाइम पे तो पसीने छूट गए। अच्छा। रोने लग गया मैं तो कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो उस टाइम पे ओवरनाइट मैंने सोचा, विचार किया कि नहीं, अब हमारे को पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, पूरी एक पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, पूरी पाइपलाइन क्रिएट, इसके बाद ये प्रोसेस, इसके बाद ये प्रोसेस। हाँ भाई, डिजाइनिंग रखनी पड़ेगी, डिजाइनर रखने पड़ेंगे, टेक्सटाइल डिजाइनर रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को करके करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं बात इसलिए बता पा रहा हूँ कि हम लोगों का वो टाइम आ चुका था, वो डिजाइनर रखने का, अकाउंटेंट रखने का, इस करने का। लेकिन जनरली आज कोई दूसरा कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वो इतने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता है जी, ठीक है। वो तो क्या चलो खुद अकेले मैनेज कर सकते हैं वो चीज़ को, डिजाइनिंग को, ये सब चीज़ों को। लेकिन उस टाइम पे हम लोग ऑलमोस्ट 1000 पीस प्लस
1500 पीस तक हम लोग पर डे सेल कर रहे थे। तो उस टाइम पे हम लोगों को डिज़ाइनर रखना पड़ा, क्यूसी टीम, चेकर टीम, हर एक चीज़ को हमने प्रोसेस बाय प्रोसेस को बनाया और उसको अप्लाई किया। तो विजय ये आपने खुद से सीखा या किसी के पास जाके सीखा, एज ए स्टूडेंट देखो, सीखा है मैं तो कुछ ऐसा? कहूँगा फेलियर इज एवरीथिंग, फेलियर ही टीचर है ना। अच्छा। तो वो फेल हुए तो सीखा हमने, फिर दोबारा और फेल हुए, हाँ, फिर दोबारा सीखा, तो ऐसे क्लियरिटी आपको आती क्लियरिटी हुई भाई। हमें पता पड़ा नहीं यार डिजाइनर रखनी पड़ेगी। एक कस्टमर ने बताया कि यार ना भाई डिजाइनर रखो, तो हमने डिजाइनर रख ली। तो ये ऐसा मतलब हर जगह फेल होके, मतलब कस्टमर का सीखते फीडबैक भी सीखते, इसके अंदर काम हाँ, आया, कस्टमर भी आपके साथ खड़ा था मार्केट के अंदर कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल 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 100%। मतलब है ना, कस्टमर को मतलब चाहिए था कि विजय इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये कुछ भी कर सकता है। विजय, कंपनी को और एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में जैसे घर फैमिली का तो सपोर्ट होता ही है, बाकी मेजरली जो सपोर्ट होता है वो एम्प्लॉयज का होता है। तो ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज है जो शुरू से फैक्ट्री की शुरुआत से लेकर अभी तक भी आपके साथ दिन रात मेहनत करते हुए लगे रहते हैं कि कंपनी को आगे बढ़ाना है, गौरी वाला को इतना बड़ा कर दिया और बड़ा करना है? कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं? मतलब बहुत अच्छा टॉपिक पकड़ा है आपने, टीम का रोल क्या होता है कंपनी के अंदर। मैं कहूँगा कि मैं भी टीम मेंबर हूँ और वो भी टीम मेंबर है। हम सब एक टीम की तरह वर्क कर रहे हैं। 2015 में जब हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग के जो हमारे 2 लोग भी थे ना, वो भी हमारे साथ में हैं। ठीक है, अभी वो साथ में, अजय जी हमारे इधर साथ में ही, मैं मिला दूंगा भी आपको उनसे भी, है ना, वो बड़े साथ में ही है। तो और दूसरे? हाँ, और दूसरे अभी तो शायद वो घर पे फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय का जो रोल रहता है, यानी कि जो टीम का जो रोल रहता है, वही से ही है ना कंपनी की शुरुआत होती है और कंपनी का बैकबोन बनती है। बिल्कुल, है ना। अच्छे लोगों को पिक करना और फिर उनके साथ में सस्टेन करना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हमारे जो स्टार्टिंग के जो टीम थी, जो स्टार्टिंग की टीम है, वो आज भी हमारे साथ में अच्छा मौजूद है। यानी कि जो हमारे जो 2015 से जो लोग थे हमारे साथ में, अजय जी जो हमारे साथ में अभी यहीं पर अपने कैमरा के साथ में भी उपस्थित भी हैं, फिर वो सपोर्ट करने यहाँ पे आए हुए, तो वो भी हमारे स्टार्टिंग के समझो फर्स्ट सेकंड के व्यक्ति हैं, जो मतलब हमें आज भी सपोर्ट करते हैं। वो हमारे साथ में आज भी मिलके काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई टीम इतनी पुरानी और वो साथ में मिलके चल रही है, तो वो एक तालमेल है। ये अब जो टीम नहीं है, ये अब हमारी फैमिली हो चुकी है। फैमिली है। आज कोई मान लो फंक्शन हमारे घर पे है, तो इनका भी आना जाना लगा आप भी रहता जाते है। होंगे? और हम भी बिल्कुल, इनके यहाँ पे कोई फंक्शन है तो हम लोग भी जरूर जाते हैं। अच्छे लोग का काम करना कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी अपना 100%, 200%, 300% देते हैं, तभी जाके देखो वर्किंग चलती है। 20% लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी को आगे खींच के ले जाते हैं, मतलब आगे लेके ग्रोथ पे ध्यान अपना देते हैं। समझ के। हाँ, अपना समझ के ले जाते हैं। और 50% लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है, जितना बोला है, जितनी तंख्वाह उतना काम करना है, सोच के उनको करते हैं। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो वो कभी ग्रोथ नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंपनी को पीछे पुल करते हैं। वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है ऐसा। तो मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, तो हमें आगे का 20% बनना है। बिल्कुल सही तो बात वो है। खुद भी आगे बढ़ेंगे और कंपनी को भी आगे लेके जाएंगे। और मुझे कंपनी के जैसे गौरीवाला के माइलस्टोन के बारे में जानना हो तो कौन कौन से माइलस्टोन हैं? बिल्कुल, जैसे कि हमने 2015 में बताया कि सबसे बड़ा माइलस्टोन तो हमारा बॉम्बे वाला था, जो मैं मुंबई से जब आया था। तो हम लोगों ने 2015 में ही स्टार्टिंग में हम लोगों ने फर्स्ट डिलीवरी स्टार्ट की थी, हमने जयपुर में ही करी थी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ना फर्स्ट सेकंड टाइम हम लोगों ने इंदौर डिलीवरी करी हमने। उसके बाद में हम लोगों ने बॉम्बे डिलीवरी करना शुरू किया। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट किया। लगभग 2019 की बात है, हम लोगों ने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। सबसे पहले डिलीवरी हमने दुबई के अंदर करी थी। तो इस तरीके से हम लोगों का रहा है और जर्नी अलॉन्ग विद साथ में चल रही है। एक क्वेश्चन है, दुबई में आपने एक्सपोर्ट किया, तो वो कौन सा मूवमेंट था जब आपने दुबई की डील क्रैक की या दुबई के क्लाइंट की इंक्वायरी जयपुरी कुर्तियों के लिए आई? जब वो क्लाइंट हमारे पास में आया था, वो डिज़ाइंस उसने देखी थी व्हाट्सएप पे कि भाई किसी ने शेयर की होगी, भाई ये डिज़ाइंस किसकी है। तो वो डिज़ाइंस जो थी, वो डिज़ाइंस उसे डिमांड में थी, वो डिज़ाइनें उसको चल रही थी, वहाँ के क्लाइंट्स को पसंद थी वो डिज़ाइनें। तो वो खुद ढूंढते ढूंढते आया था हमारी फैक्ट्री पे कि भाई ये डिज़ाइंस है ना मुझे चाहिए। तो फिर हम लोगों ने उसको डिलीवरी दी। और जब पहला ऑर्डर आपका एक्सपोर्ट हुआ, क्या फील आ रहा था आपको, कि क्या अंदर से आ रहा था कि या सक्सेस की तरफ जाने लग गए या मज़ा आ गया? हाँ, कुछ ऐसा? ऑब्वियसली जो पहला अगर एक्सपोर्ट आप डिलीवर करते हो तो बड़ा तो खुशी तो होती है। प्रॉब्लम भी आ रही थी भाई, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम भी आ रही थी। तो लेकिन बट धीरे धीरे लोगों से पूछ के, बातचीत करके, फ्रेंड सर्कल में पूछ के, तो उसे सॉल्व भी किया। खुशी हुई। पहली डिलीवरी हम लोगों ने करी उस टाइम पे, उसका लगभग ना 1,20,000 पीसों का ऑर्डर था। तो वो
ये बहुत एक अच्छा मतलब अच्छी खुशी थी। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, आप सिंगल पर्सन ही चला रहे हैं अभी गौरीवाला को? हाँ मतलब मैं नहीं चला रहा हूँ, पूरी टीम चला टीम रही चला है। रही है। तो इसमें जो अगर हम डिसिप्लिन की बात करें एक वर्कर के एंड पे, एक ऑनर के एंड पे, तो सबसे बड़ा डिसिप्लिन के लिए आप क्या मानते हैं कि जरूरी है डिसिप्लिन? बिल्कुल, देखो डिसिप्लिन, देखो अपनी लाइन है फैशन की, जी ठीक है ना। अगर डिसिप्लिन टूटेगा तो अपन फेल हो जाएंगे। रोज फैशन चेंज हो रहा है। अगर अपन लोग डिसिप्लिन से ऑन टाइम अगर अपना फैशन अगर मार्केट में नहीं उतारेंगे तो हम लोग फेल हो सकते हैं। डिसिप्लिन हर प्रोसेस में काम आता है, चाहे हम सिलाई कर रहे हो, चाहे कटिंग कर रहे हो, एवरीथिंग, कुछ भी कोई प्रोसेस है, हर टाइम हर जगह पे हर प्रोसेस पे डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। और क्या चीजें आपको मोटिवेट करती है हर दिन कुछ नया करने के लिए, हर दिन इस कुर्ती इंडस्ट्री में नया नया डिजाइन क्लाइंट तक डिलीवर करने में, क्लाइंट की डिमांड समझने में, ऐसी कौन सी चीजें हैं? देखो मेरा क्या पर्पज़ रहता है कि मार्केट के अंदर है ना, मतलब ऐसा माल देना है, ऐसी डिज़ाइनें देनी है जो पहनने वाला भी है ना बहुत खुश हो, है ना। मतलब मैं भी अपने गारमेंट अपने घर भी ले जाता हूँ और बहुत लोगों को पर्सनली देता भी हूँ कि भाई मुझे फीडबैक दो। मतलब मैं कई जगह पे मेरा देखो रिटेल का काम नहीं है, तो मेरा पर्पज़ रहता है ये कि मैं उनको पीस दूँ और है ना वो पीस मुझे फीडबैक मिले। मैं घर भी ले जाता हूँ पीसों को। मेरा फंडा सिंपल सा ये रहता है कि जो गारमेंट बनाऊँ ना उसके चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। तो बस मेरा मोटिव यही है। कभी ऐसा मोटिवेशन आया कि आप मार्केट में घूम रहे हो और किसी ने गौरीवाला की कुर्ती पहन रखी है और उसको देख के एकदम से कि ये तो मेरे ब्रांड की है, तो एकदम से ऐसी मोटिवेशन भी आती है? जनरली देखो ये चीज़ तो देखो अब रोज़ होने लग गई है कि देखो मैं अभी भी जैसे मैं रास्ते में अभी अभी आ ही रहा था, मैं अपना पॉडकास्ट जो शूट हो रहा है उससे पहले तो रास्ते में मैंने भी देखा था कोई एक लेडी अपना गारमेंट एक है जो काफ़ी टाइम चल रहा, तो वो देखा मैंने। तो होता है जनरली ऐसा हम देखते हैं। अब पर्टिकुलरली अपन लोग माल डिलीवरी कर रहे हैं तो वो देखते भी हैं, खुशी होती है इस चीज़ को, भाई लोग बाग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये हमारे लिए दौलत हमारी यही है सबसे बड़ी कि भाई कस्टमर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। विजय, बिजनेस के बारे में बात हो गई, आपने सक्सेस के बारे में बात कर ली, सब कुछ बात हो गई, वेल ब्रांड आपने बना दिया। लेकिन अगर किसी यंग जनरेशन को, जैसे 21 या 22 साल के इंसान को अगर मार्केट में आना है तो उसके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? जो भी जनरेशन आज की डेट में उतर रही है, तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान ना दें, ठीक है। यानी कि आप पढ़ाई करें। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है वैसे? बिल्कुल होना चाहिए, मैं कहता हूँ होना चाहिए, ये बात सबको पता पड़नी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान न दें और प्रैक्टिकल पे आएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करनी, मेरा पॉइंट समझना आप। मैं कहता हूँ आज की डेट में क्या हो गया है, कॉलेज लाइफ को एक फ़न लाइफ बोला जा रहा है। बिल्कुल, ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा चिल करूँगा, 4-5 साल टाइम पास करूँगा, उसके बाद में धंधे पे आऊँगा या काम करूँगा या जॉब करूँगा, जो भी करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस ही करना है या जॉब करनी है। अगर आपको कुछ करना है, एक्चुअल में करना है, तो वो आप स्टार्ट कर दो 12th के बाद से ही, ठीक है। बिकॉज आपका माइंडसेट उस टाइम पे आप बिल्कुल बिल्डअप माइंडसेट हो रखा है आपका, और बिल्कुल करेज है आपके अंदर, आप कर दिखाने की उम्र है आपकी उस टाइम पे, पैसे कमाने की उम्र है वो। मैं कहूँगा पढ़ाई को 20% रखो, ठीक है, 20% पढ़ाई को रखो, 80% काम पे फोकस करो और प्रैक्टिकल। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल करो। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केट सिनेरियो बता रहा हूँ। आज की डेट में थोड़ा टाइम पहले हम लोग का एक ना स्कूल के फ्रेंड्स का हम लोग मिलना हुआ था, हम लोग 50-60 जने मिले थे, हम लोग हाँ हम लोग मिले थे। तो आज भी उसके अंदर समझो कि 50% लोग आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की जॉब थोड़े टाइम पे लगी, किसी ने बिजनेस थोड़े दिनों पहले स्टार्ट किया है, सब ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपको से इम्पोर्टेंट बात ये बोलूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पढ़ाई को साइड में कर दो। आपके लिए 2-4 साल आपके लिए ना थोड़ा मज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा, कोई मानता हूँ इस बात को, लेकिन आपकी आने वाली 20 से 40 साल की उम्र जो है वो खुशी खुशी निकलेगी। और दूसरी बात ये है कि वो जो उम्र है ना, वही उम्र है जो बेस्ट है। बिल्कुल 19, 18, 20, 22 की जो उम्र है, ये बेस्ट उम्र है, इसके अंदर काम कर लेना चाहिए। पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। स्कूल के टाइम पे स्कूल जो आज भी मतलब मैं जो मिलता हूँ स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स से मिलता हूँ, तो उनका कहना भी आज मुझे यही है कि हम लोगों ने भी शायद उस टाइम पे कर लिया होता तो शायद हम लोग आज से बेटर होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ इंडस्ट्री को, एक व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मतलब बाय हार्ट बोल रहा हूँ ये बात में कि आप सब लोग समझें, सारे पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो समझें, पढ़ाई को 20% 30% रखो। अगर आपका करियर अगर मान लो कि इंडस्ट्री में कोई एआई का या टेक्नोलॉजी का या कोई डॉक्टर का या यूपीएससी कोई क्रैक करना है तो बात अलग है।
लेकिन आपको एक ऐसा बिजनेस करना है जो फैमिली से रिलेट करता है, या फिर आपको लगता है कि मैं इजीली ये कर सकता हूँ, तो वो कर ही लेना चाहिए। 19 से 20 साल की उम्र में। अब 19 20 18 12th के पास में कर लेना चाहिए, मैं कहूँगा इतना, क्योंकि 12th तक ठीक है, आपको जो नॉलेज आपको आनी थी, जो बेसिक नॉलेज आनी थी दुनिया वो आ चुकी है आपको, और उसके बाद में कर ही लेना चाहिए। और दूसरा मैं अब बोलूँगा, अब मान लो कि अब मैं 30s का हो गया हूँ, तो मेरे आज की डेट में जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो मोस्टली 10 साल छोटा है और 10 साल बड़ा है मेरा। अच्छा, 10 साल छोटा या 10 साल बड़ा, ऐसा क्यों? उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझसे बड़े हैं उनसे मैं कुछ उनसे नॉलेज की बात सीख पाऊँ, उनसे व्यवहार की बात सीख पाऊँ, संस्कार सीख पाऊँ, उनसे मैं अच्छी बातें सीख पाऊँ, ठीक है। और उनका जो विज़न है, उनका जो विजडम है, जो उन्होंने मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करके पाया है, उनसे सीख पाऊँ। मेरे से जो कम उम्र के जो लोग हैं, 10 12 14 साल जो छोटे हैं मुझसे, जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं। हाँ बिल्कुल आज का नया वर्ड जो जी, तो उनसे हम लोग नया तरीका है, कैसे रिमोट वर्क किया जाता है, कैसे फैशन में रिलेट किया जाता है, कैसे फास्ट फैशन में भागा जाता है, कैसे मतलब है ना चीज़ें सीखी जाती है, टेक्नोलॉजी कैसे सीखी जाती है, उनसे हम लोग सीखते हैं। तो करंट में ऑडियंस और जो हाँ। ग्राहक आपका, उसका कैसे बिहेवियर होगा, तो उन लोगों से पता चलता रहता है हाँ आपको। बिल्कुल, सिनेरियो पता पड़ता है कि उनको क्या डिमांड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, काफ़ी चीज़ें नोटिसेबल होती है, चीज़ें सीखने को मिलती है बहुत है इससे, तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप अच्छे लोगों के बीच में रहो, ठीक है, बहुत अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी अच्छे बनने जाओगे। अगर आपका ग्रुप ही टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप भी टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। तो अच्छे ग्रुप में रहेंगे तो ऑब्वियसली हम अच्छा ही कर पाएंगे। तो सर्कल का बड़ा फर्क पड़ता है, देखो ना, अगर आपके सर्कल के अंदर सब इंटेलिजेंट लोग हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बन ही जाओगे। लेकिन उसी सर्कल के अंदर मान लो जो डिमोटिवेटेड लोग हैं, जो काम करने के बजाय उल्टी सीधी बातें करने में, गॉसिप्स में लगे रहते हो, तो फिर आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो बेटर होगा कि अच्छा सर्कल पकड़ो, जो अच्छे लोग हों, अच्छी बातें करते हो, और जिनका विज़न बड़ा हो, और जिनके अंदर कुछ ऐसे मतलब है ना गुण हो जो है ना खुद का परिवार अच्छे तरीके चलाने की उनमें काबिलियत हो, और बिज़नेस को अच्छा चलाने की काबिलियत हो, या अच्छी जॉब प्रोफाइल के अंदर हो। ऐसा ग्रुप पकड़ो जिनके अंदर नॉलेज हो, जिससे आपको भी अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी और उनके साथ कुछ सीख पाएंगे आप। वर्क एथिक्स आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? देखो वर्क एथिक्स से ही है ना पूरा बिजनेस चलता है, और इवन मैं कहूँगा कि एथिक्स ही सब कुछ है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपके एथिक्स में ही मान लो प्रिंसिपल्स अगर आपके ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगा कि वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है, या शॉर्ट टर्म में हो जाएगी या लॉन्ग टर्म में होगी। तो हमें एथिक्स स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। एथिक्स हर एक चीज़ के होते हैं, पेमेंट साइकिल के होते हैं, माल डिलीवरी के होते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी के लिए होते हैं कि भाई मान लो कस्टमर ने बोला कि नहीं है ना आपको ये माल मोनोपोलिस देना, तो ये एक लॉयल्टी है, ठीक है, ये भी एक लॉयल्टी, ये भी एक एथिक्स है। हर एक चीज़ का एथिक्स होता है, ठीक है, बात करने का एक एथिक्स होता है। तो ये चीज़ रखना ज़रूरी है। आज की जनरेशन में क्या हो गया है कि लोग बाग मेंटली तो अपना काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, रिमोट वर्क भी करना है, लेकिन वो हार्ड वर्क करना कम चाह रहे हैं। यानी कि मान लो कि 2 4 5 घंटे हार्ड वर्क कर लिया, बट ठीक है, हो गया, मेरा तो आज का डन फॉर द डे हो गया। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में। हमें अपना समझो कि पूरे शरीर से अपने को 100% देना पड़ेगा, मेंटली भी देना पड़ेगा, और मेंटल के नीचे यानी कि हार्ड वर्क भी पूरा करना पड़ेगा, तब जाके ही वर्क एथिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और नई जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप है ना मेंटली रिमोट वर्क ये सब कर रहे हैं, फटाफट सक्सेस भी चाहिए, लेकिन आपको ग्राउंड लेवल पे भी आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि भाई मतलब क्या चल रहा है एक्चुअल में, तब जाके आप डिटेल में जा पाएंगे और सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। सो विजय, इट वाज ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू। आपने फैशन के बारे में बात की, बिजनेस के बारे में बात की, इंडस्ट्री के बारे में बात की, कुर्ती इंडस्ट्री के बारे में बात की, गौरीवाला के बारे में बात की। तो एक छोटा सा मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर आपको पास्ट में जाना पड़े, कोई गलती या कोई फेलियर ठीक करना पड़े, वो क्या होगा? देखो फेलियर्स आज अपनी लाइफ के अंदर रेगुलर हो रहे हैं, बिल्कुल, है ना? और हम सीखते हैं उनसे, तो फेलियर होना जरूरी है, बिल्कुल। बट अगर हो सकता है अगर मैं फेलियर पीछे ठीक कर देता तो शायद अपन यहाँ बैठे नहीं होते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब माइक लगाओ, सुनो मैं बात क्या बोल रहा हूँ भाई, आपके भी काम आएगी। आप भी यंग एज में हो। कहता भी है करना, तो आराम करना तुमको। एक बार टेलर बन जाऊं। ये भी जेन जी है। पूछो, सवाल पूछो। ठीक है। नहीं, ऑन है, वो ऑन है। और सब जाते गए, सब भाई सब गए। तो थोड़ा सा फनी रखना है कि हमारे पास डिजाइनर ही नहीं थी, हम लोग ऐसे ही काम करते थे। आ रहा हूँ ना।